हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारी बन गई है और इसमें आपको y की वैल्यूज़ पुट करनी है 16, 24, 27, 30 और 38। तो मैंने आपसे कहा था कि आप करके रखो। तो देखो ये सारे आंसर आ जाएंगे हमारे 4.83, 8.59, 10, 11.41 और 15.71। y की जगह 16 पुट करेंगे, 16 इंटू 0.47 और माइनस 2.69 करोगे 4.83 आएगा। 24 पुट करेंगे y की जगह तो x की वैल्यू आएगी 8.59 एंड सो ऑन। और एक और ख़ास बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो सारी x की वैल्यूज़ का सम उतना ही आएगा जितना x की वैल्यूज़ का सम पहले आ रहा था, 50। देखा? और जब x की वैल्यू पुट करके ऊपर वाली इक्वेशन में y की सारी कंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे तो उनका सम भी उतना ही आएगा जितना पहले सारी y की वैल्यूज़ का सम आया था, 135, 135। ऐड करके देखोगे बिल्कुल 135 आएगा और ये 50 आएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर एक होती ना तो किसी की भी हम बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं निकाल पाते। ठीक है? दो रिग्रेशन इक्वेशन होने के कारण क्या है, x की वैल्यू पुट करके y की बेस्ट वैल्यू आती है और दूसरी में y की वैल्यू पुट करके x की बेस्ट वैल्यू आती है। इस बात को मैं आपको ग्राफिकली एक बार बताना चाहता हूं। बैठा दें सारा। देखो, अगर हम सारी x और y की वैल्यूज़ को ऐसे करके प्लॉट कर लें, ठीक है, सपोज x की वैल्यू और y की वैल्यू एक ही आ रही है। ये तो जितनी भी x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन थी उन सबको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया। तो सपोज कर लेते हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। देखो, अगर हम इससे एक द लाइन ऑफ बेस्ट फिट सिंगल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इनके बीचों बीच से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है? लेकिन यहां पर देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर तो क्या होगा। देखो, सपोज ये वाली वैल्यू है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी। लेकिन अगर हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू ये पुट करने के बाद इक्वेशन से हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली। तो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इतना। ठीक है, इतना। और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो अगर हम इसे मिटा दें ऐसे करके तो जितना एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस है वो इतना है। अच्छा, यहाँ से सीधा ऊपर लेंगे लाइक दिस, इतना। यहाँ से ऊपर सीधा लेंगे इतना। ठीक है? और इनमें सीधा ऐसे करके नीचे आ गए। ठीक है? और अगर हम सेम इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे करके ये वाला आ जाएगा। अच्छा, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़े डिफरेंस आ रहे हैं। देखो, यहाँ से तो छोटा सा था लेकिन ऐसे करके ये काफ़ी डिफरेंस बड़ा हो गया।
तो सिंपल सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उसके लिए बेस्ट फिट नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंस ऐसे ऐसे करके देखा जाएगा, लाइक दिस। इस तरह से कैसे हो गया कि y की वैल्यू हमने पुट की, एक्चुअल x की वैल्यू इतनी आई, लेकिन कंप्यूटेड वैल्यू आगे तक चली जाएगी इतनी। तो होगा क्या कि अगर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी ऐसे करके तिरछी करनी पड़ेगी, ताकि ये वाले जो डिस्टेंस है थोड़े से छोटे हो जाएं। अच्छा, कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे करके पॉइंट्स आ रहे हैं तो अगर हम y ऑन x के लिए लाइन बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी ऐसे बनेगी, ऐसे के बदले थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, जैसे थोड़ी इस तरह से थी, ये थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। ये बन गई थी y ऑन x की लाइन कि y डिपेंडेंट है x के ऊपर, और ये हमने बनाई है x ऑन y के लिए, यानी x डिपेंडेंट है y के ऊपर। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने y की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की तो x की ये वाली वैल्यू आई, लेकिन इक्वेशन से हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये इक्वेशन से वैल्यू मिली और ये एक्चुअल वैल्यू है, दोनों के बीच में डिफरेंस आया इतना। तो कंप्यूटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस बनेगा, ये सारा मैंने मिटा दिया, इतना, लाइक दिस, इतना, ये वाला जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन में बनाया था, तो डॉटेड वाला यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंस इतना आएगा, ऐसे करके बिल्कुल सीधा जाएंगे, ऐसे। इसमें तो डिफरेंस आया ही नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू, ये वाला पॉइंट इधर है, तो ये डिफरेंस आ गया, और ये, ठीक है। देखो, दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के पीछे रीज़न ये है कि जब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन होती है तो उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू के बीच में ये डिफरेंस आते हैं, तो हम इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब x इक्वल टू a प्लस बी वाई वाली रिग्रेशन इक्वेशन हो तो एक्चुअल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू के बीच में ये वाले डिफरेंस आते हैं, तो ये वाले डिफरेंस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मिनिमाइज करें तो a और b की वैल्यू का फॉर्मूला अलग बन जाता है, और इसे मिनिमाइज करें इन डिफरेंसेस को तो a और b की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला अलग बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। समझ आ गया? तो अगर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो हम इन डिस्टेंस को क्या करते हैं, इन डिस्टेंस को मैंने अभी तक बताया नहीं, इन डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम करते हैं। अच्छा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ these vertical distances is minimum। मतलब कि जो फॉर्मूला बना है वो इस तरह से बना है कि इनके स्क्वायर का सम ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिनिमम हो जाता है। और इसमें हमने जो फॉर्मूला सीखा है उससे क्या होता है, उससे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस
horizontal distances is minimum। तो y ऑन x में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम होता है, अपने आप ही हो जाता है। हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप ही ये मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इन वर्टिकल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम ऑटोमेटिकली मिनिमम आ जाए। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि दो रिग्रेशन इक्वेशन क्यों होती हैं, क्योंकि एक ही रिग्रेशन इक्वेशन से इनका और इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम मिनिमम नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल का होगा तो वर्टिकल का नहीं होगा, वर्टिकल का होगा तो हॉरिजॉन्टल का नहीं होगा। तो इसलिए जब इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो वह इक्वेशन अलग हो जाती है और उसी इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम नहीं आ सकता, इसलिए नई इक्वेशन बनानी पड़ती है। और ये वाली इक्वेशन फिर x ऑन y वाली रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है और ये वाली y ऑन x, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज सीखेंगे इसकी, ठीक है। नोट करो। अब हम सीखने जा रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस पहली प्रॉपर्टी है कि देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस that is y is equal to a plus bx and the other is x equal to a plus by. The first is known as y on x and the second is known as x on y. There are two regression equations. One is y on x, that is y equal to a plus bx, and the other is x on y known as x equal to a plus by. Second, b of y on x वाला, पहले वाला ये वाला, इसे फाइंड करने का फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और a ऑफ y ऑन x फाइंड करने का फॉर्मूला है y मीन माइनस b टाइम्स x मीन, ठीक है। और b x ऑन y फाइंड करने का फॉर्मूला है, इन सभी x की जगह y और y की जगह x पुट कर देंगे, n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर और a
एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला भी यही है, वाई की जगह एक्स मीन और एक्स की जगह वाई मीन, एक्स मीन माइनस बी टाइम्स वाई मीन। इसमें बी ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इसके बी में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा हमने पहले से सीखा हुआ था। अब आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैं आपको b ऑफ y ऑन x फाइंड करने का एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। अच्छा, इतना तो हमने सब पहले से सीखा हुआ था। नया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है न्यू। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ b y ऑन x इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r। देखो मैं ना इसे थोड़ा सा और छोटा करना जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। b y ऑन x को हम फ्यूचर में इनके बीच का ऑन भी हटा देंगे, बस y और x लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। y x मीन्स y ऑन x, y डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकली हम b की वैल्यू को लिख सकेंगे b y x दैट्स ऑल, b x y दैट्स ऑल, लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा नीचे b x y। सिमिलरली यहाँ पर भी a y x और a x y इक्वल। तो थोड़ा सा नए ढंग से नाम लिखना सीख लिया हमने, b y x b x y, a y x a x y। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट और ये ऑन हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा b y x का फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर। सिमिलरली बी एक्स वाई का फॉर्मूला बनेगा सेम ऐसे ही, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो बन जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई इंटू आर। ठीक है, ये मैं अभी प्रूव करके दिखा दूंगा। अच्छा, देखो जो ऊपर लिखे हैं ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये हमने नहीं बनाए, ये इस तरह से बनाए गए हैं कि इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम आए। तो ये समझ लो कि हमें प्रूव नहीं करने, इसको एज इट इज़ हमें याद करना है, लेकिन इसके बाद जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब के सब हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 3। देखो थर्ड वाली हो जाएगी तो फोर्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसे करने की ज़रूरत नहीं, बस फिर आप याद कर लेना अच्छा इनको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये दोनों की दोनों। एक प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमने पहले से ये सीखा हुआ है। अच्छा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये बना रहा हूँ। ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये तो हमें गिवन है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या किया, इसे एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के अपॉन में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लिखा ही हुआ था, और एक एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा दिया। देखो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बना दें, है ना।
ठीक है, तो ये तो पहले से लिखा ही हुआ था और ये हमने एक्स्ट्रा और लगा दिया, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। एक बार थोड़ा साफ साफ दोबारा लिख के दिखाता हूँ। देखो बी वाई एक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये है। अच्छा ठीक है, हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लेते हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये सारा एज इट इज़ है, लेकिन हम अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनाना चाहते हैं तो इसके अपॉन में इसके ऊपर रूट आएगा, जबकि यहाँ पर रूट नहीं है। तो हमने इसके ऊपर एक रूट लगाया और एक एक्स्ट्रा 1 अपॉन दिस एक बार और लिख दिया, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर होल रूट। इतना क्लियर है। और सेम अब हमें यहाँ पर एक y में और चाहिए जो कि लिखा नहीं हुआ ऊपर, तो हम उसे डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर होल रूट से डिवाइड किया तो n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर होल रूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये सारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन गया और ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y और ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। पहले सीखा हुआ है। चलो एक स्टेप और लगा देता हूँ। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। कैपिटल एन लगाया मैंने हर जगह, तो कैपिटल एन लगा देता हूँ। कैपिटल एन सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नहीं तो ना x और n एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए मैंने जरा n को थोड़ा कैपिटल लिख दिया। अच्छा अब क्या बनेगा, n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर रूट और n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। इसे लिखा n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर का रूट, इसके अपॉन में एक n लगाया और n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर का रूट, इसके अपॉन में भी n लगाया, जो लिखा था डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। तो ऐसा है, जब हम इसे n से डिवाइड करते हैं तब ये जाकर स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है। अच्छा नाउ दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। दिस इज y, y था ये वाला और ये था x। n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर रूट और n सिग्मा एक्स का सिग्मा एक्स होल स्क्वायर रूट अपॉन n। नाउ दिस विल बिकम r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा एक्स। तो बन गया फॉर्मूला ये वाला, बी वाई एक्स।
तो सिमिलरली बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ये आर एक्स वाई में सिग्मा एक्स ऊपर और सिग्मा वाई नीचे, लाइक दिस। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिए, सिर्फ समझाने के लिए है, जिससे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, और कभी अगर भूल जाएं तो हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, वो है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई तो कट जाएंगे दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रूव की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है, कट गए दोनों। ठीक है, और सिक्स्थ फॉर्मूला बन जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू इसका अंडर रूट। बात एक ही है वैसे तो, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अंडर रूट। तो ये चार फॉर्मूले हमने और देखे, ध्यान से देख लो। बी वाई एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर, बी एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो कट गया, दिस अपॉन दिस, रेसिप्रोकल है, आर इंटू आर स्क्वायर हो गया। और इफ दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन आर इक्वल टू अंडर रूट दिस, वी कैन राइट आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट। लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, सेवंथ प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं अब हम। सेवंथ प्रॉपर्टी है both the regression equations always intersect at a point x बार कॉमा y बार। इसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि अगर एक रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे, लाइक दिस इज y ऑन x एंड दिस इज x ऑन y, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे दिस इज नॉन एज x बार, और यहाँ से अगर हम इधर चले जाएं दिस इज नॉन एज y बार, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x बार y बार। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x बार कॉमा y बार। तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस x बार और y बार पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी है इफ r इज इक्वल टू +1 और r इक्वल टू -1, अगर r की वैल्यू +1 या -1 आएगी तो उस केस में क्या होगा,
कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस अलग अलग नहीं बनेंगी। थोड़ा सा डिफरेंटली पहले समझा देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखो ऐसा है, ये जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस बनती है ना, इसके पीछे रीज़न ये है ये कि अगर तो सारा डाटा इस तरह से करके आ रहा है, एक्स और वाई की सारी वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, लाइक सारी एक्स और वाई की वैल्यू इस रेंज के अंदर कवर हो गई, तो जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस होंगी ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेंगी। ठीक है। और अगर हमें जो डाटा दिया है वो इस तरह से दिया है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है और वो सारा डाटा इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो दो रिग्रेशन इक्वेशंस ऐसे करके बनेंगी। तो दो रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे जो क्रॉस करती है ना, तो उनके बीच में जो ये एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। इसका नाम अभी बताऊंगा। अच्छा, वैसे इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखवा दूंगा अभी। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ, तो यहीं लिख देते हैं अब। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर r की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो r की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, कोरिलेशन काफ़ी कम होगा। तो कोरिलेशन कम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा आएगा, और अगर कोरिलेशन ज़्यादा होगा तो एंगल छोटा बनेगा। जितना डाटा में फ्लक्चुएशन होता है तो ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन पूरे डाटा को कवर कर लेती हैं। ठीक है। ये सारा डाटा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था। अच्छा, तो पूरी रिग्रेशन इक्वेशंस दोनों को कवर कर ली। और यहाँ पर क्या है कि डाटा में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो दो रिग्रेशन इक्वेशंस में जो एंगल है वो भी छोटा सा है, और यहाँ पर एंगल देखोगे तो ये बड़ा है और यहाँ पर छोटा सा है। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज हाई, then angle of incidence will be small, छोटा सा होगा। if r is low, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कम है, like this, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज। ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये छोटा, बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। इफ r इज इक्वल टू 1 आ गया, पूरा 100%, सबसे ज़्यादा कोरिलेशन आ गया, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0। तो दो लाइनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, मतलब दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी, दो रिग्रेशन इक्वेशन नहीं बनेंगी। देन देयर विल बी ओनली वन रिग्रेशन इक्वेशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 means both the lines will become same। यानी पहली रिग्रेशन इक्वेशन भी यही होगी, दूसरी भी यही होगी, सेम। और अगर r की वैल्यू -1 आ जाए तो भी यही रहेगा। ठीक है। और अगर r की वैल्यू आ गई 0,
तो देखो दोनों में उल्टा रिलेशन है ना, यहाँ पर हाई है तो यहाँ लो है, यहाँ लो है तो यहाँ हाई है, यहाँ 1 सबसे ज़्यादा है तो ये 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल बनेगा। तो सबसे बड़ा एंगल कितना बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 90 डिग्री, राइट एंगल। ठीक है, तो ये और ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर एक ऐसे और एक ऐसे बन जाएगा, राइट एंगल, अगर कोरिलेशन 0 होगा तो। तो ये चारों बातें समझ आई या नहीं आ गई? इनका जो एंगल है वो कोरिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोरिलेशन हाई होगा तो एंगल स्मॉल, या इसको लो कह लो, लो होगा। एंगल लो होगा तो इंसिडेंस आर लो होगा तो एंगल बड़ा होगा, अच्छा लार्ज। R1 100% तो एंगल 0, बोथ लाइन्स विल कोइंसाइड और सेम। और R अगर 0 तो राइट एंगल पर दोनों लाइनें कटेंगी। ठीक है, राइट वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। सेवन प्रॉपर्टीज होगी हमारी। अब हम आगे सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। आपको ये एंगल फाइंड करना भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। तो इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल पता लगा सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी वाई एक्स बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 में से माइनस करके दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी है इन रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। कैसी होती है ये? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होती है। इसमें जो b होता है दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये वाला b जो है y ऑन x वाला है ना, तो इसको हम b वाई एक्स लिख देते हैं और आगे x लगा देते हैं। अच्छा, मतलब होता तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही है, तो b के आगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाई एक्स लगा दिया कि y ऑन x वाला b। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है? इन रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसमें जो ये x का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप। ठीक से लिखता हूँ दोबारा, नए ढंग से लिखवा रहा हूँ, एक बार और देखो। मतलब ये कि हम इसमें स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज, इसमें जो ये x का कोफिशिएंट है ना b, यही स्लोप है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन b y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का जो ये b है, इस b की फुल फॉर्म है b ऑफ y ऑन x, यही स्लोप होता है। एंड स्लोप ऑफ
रिग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब इसका जो ये b है ये स्लोप नहीं है। रीज़न ये है कि स्लोप x का कोफिशिएंट होता है, y का नहीं। अच्छा, समझ आ गया? तो इसको y इज इक्वल टू बनाते समय x के अपॉन में b आ जाएगा, तो इधर आएगा b, तो 1/b बन जाएगा। इसका जो स्लोप है वो है 1/b। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में तो b स्लोप है, लेकिन x इक्वल टू ए प्लस बी वाई का जो b है इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो स्लोप बनेगा। तो इसको b को समझाने के लिए कि b कौन सा वाला है, x ऑन y वाला है, तो इसे bxy लिख दिया। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझा रहा हूँ। देखो, आप रिग्रेशन इक्वेशन को मत देखना। y इक्वल टू 5 प्लस 7x, तो ये 7 स्लोप कहलाता है। लेकिन अगर x इक्वल टू 5 प्लस 7y आ गया तो ये स्लोप नहीं है। यहाँ से हमें y की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। अच्छा, इसको ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7y विल बी इक्वल टू x माइनस 5 और y इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/7x माइनस 5/7। अब ये जो 1/7 है ये स्लोप है इसका। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर y इक्वल टू 5 प्लस 7x है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्लोप है, लेकिन अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे वो स्लोप होगा। ये तो देखो 11th क्लास में भी, 11 12th में भी होता है, स्लोप फाइंड करना सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख दिया, वो है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसका जो स्लोप होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। स्लोप ऑफ regression equation x on y is always greater than the slope of रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। x ऑन y वाली रिग्रेशन इक्वेशन का स्लोप y ऑन x वाली रिग्रेशन इक्वेशन से बड़ा होता है हमेशा। आगे देखते हैं, ये सारा नोट करो आप लोग, फिर हम आगे देखेंगे।
नोट कर लिया। आगे देखते हैं। द साइन ऑफ BYX, BXY एंड R, इन तीनों का जो साइन होगा वो हमेशा सेम होता है। द साइन ऑफ BYX, BXY एंड R ऑलवेज सेम। क्योंकि आप देखोगे तीनों के फॉर्मूले का जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल सेम है, और जो डिनोमिनेटर है वो ऐसी वैल्यू है जो कभी नेगेटिव आती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के कारण ही वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी, और वो तीनों का फॉर्मूले में सेम आता है, तो नेचुरली तीनों का साइन सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द मेथड used to find the regression equations is known as the लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो हमने सीखा था कि रिग्रेशन इक्वेशन में जो दो इक्वेशंस बनती हैं, एक में वर्टिकल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम होता है और एक में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मिनिमम होता है। तो इसलिए इस मेथड का नाम ही लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट का मतलब मिनिमम, मिनिमम स्क्वायर मेथड डाल दिया गया। ठीक है, नोट करो, फिर इसके बाद हम और आगे देखेंगे। ट्वेल्थ तक हो गई। 13 प्रॉपर्टी है सिंस R इज इक्वल टू BYX इंटू BXY, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट निकाल दें तो R उसके इक्वल होता है। हेंस R is also known as the geometric mean of BYX एंड BXY। तो जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालते हैं ना, तो ऐसा हमने सीखा हुआ है एवरेज वाले चैप्टर में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो R जो है वो BYX और BXY का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में लाई करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूं। अगर BYX की वैल्यू 0.6 है और BXY की वैल्यू 0.8, तो आप देखोगे कि R की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में यानी 0.7 के आसपास आएगी। अच्छा, चेक करके देखते हैं। देन R विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 0.8 अंडर रूट।
0.48 अंडर रूट, दैट इज 0.69। तो आप देख लो ये 0.60 या 6 या 60 बात एक है, और ये 0.80 या 8 बात एक है। 60 80 तो बीच में 69, दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो आज हमने बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं और सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने इनके फॉर्मूले सीखे, ठीक है, कि बी कैसे फाइंड होता है, ए कैसे फाइंड होता है, जो हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते समय सीखा था। उसके बाद हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के नए वाले फॉर्मूले सीखे। बी वाई एक्स का सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर, और बी एक्स वाई का सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू आर, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू बन गया सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो कट गया, आर इंटू आर से आर स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बना था बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का रूट हो गया। लगे आता हूँ, ये प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू r के बराबर है और r खुद 1 से छोटा होता है। r की वैल्यू खुद लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एक और प्रॉपर्टी बन गई हमारी, ठीक है। फिर हमने सीखा कि x और y के बीच में कोरिलेशन निकाला जाए। अगर तो फ्लक्चुएशन कम है तो कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा आएगा, और फ्लक्चुएशन अगर कम है तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ज़्यादा वेरिएशन, दोनों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाएगा। अच्छा, ठीक है, दोनों के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हाई वेरिएशन है डाटा में, प्रॉपर्टी पहले सीखी हुई है, सेम प्रॉपर्टी को नए ढंग से बोलूंगा तो एक नया नंबर डाल दिया 50, ठीक है। हाई वेरिएशन, तो डाटा में हाई वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनेंगी ऐसे करके, ठीक है। तो हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और इसी में हाई वेरिएशन है तो कोरिलेशन कम हो जाएगा। लो कोरिलेशन, तो मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी में ऐसे लिखवाया था, लो कोरिलेशन हाई एंगल, हाई कोरिलेशन लो एंगल। लेकिन उसका रीज़न ये है कि हाई वेरिएशन के कारण हाई एंगल बनेगा, हाई वेरिएशन के कारण लो कोरिलेशन बनेगा, देयरफॉर लो कोरिलेशन हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर लो वेरिएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल बनेगा। वेरिएशन नहीं है, थोड़ी सी जगह में सारा ग्राफ खत्म हो गया, तो एंगल भी छोटा सा बनेगा। और अगर लो वेरिएशन है तो हाई कोरिलेशन होगा।
क्लियर। और ये एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। नेक्स्ट स्लोप के बारे में बताया था कि जो वाई ऑन एक्स वाली रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें तो जो एक्स का कोफिशिएंट है बी वही रिग्रेशन कोफिशिएंट वही स्लोप है, लेकिन अगर एक्स ऑन वाई वाली रिग्रेशन इक्वेशन है तो जो वाई का कोफिशिएंट है उसका उल्टा करेंगे वो स्लोप होगा। और जो ये वाला स्लोप होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, एक्स ऑन वाई का स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। इसका रीजन क्या होगा? ठीक है, इसका रीजन ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है, तो वो तभी आता है जब दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। द साइन ऑफ बी वाई एक्स वाई एंड आर ऑलवेज रिमेन सेम। और जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज नॉन एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि जो आर की वैल्यू ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है और इन दोनों का सम लेस देन 1 होगा बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल है और कोरिलेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी 1 से छोटा ही आएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ गया तो फिर उसका अंडर रूट भी 1 से बड़ा आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी 1 से बड़ा नहीं होता। सारी प्रॉपर्टीज को एक बार और नोट करके अच्छी तरह से रिवाइज करना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से